नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको प्रोफेसर चैनल के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज का ये फ्री मॉक टेस्ट जो कि है हमारे कोर्स का पार्ट जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट नंबर 26। इस मॉक टेस्ट नंबर 26 के अंदर हमने 15 सवाल इंक्लूड किए हैं। 5 सवाल आपने ऑलरेडी कल लगा लिए थे और नोट करके रखिएगा आपका स्कोर क्या है। 5 में से 5 है तो बहुत अच्छी बात है, 5 में से 4 है तो भी ठीक है, 5 में से 3 है तो थोड़ा सा संशय है यहाँ पर, और 5 में से अगर 2 आपकी स्थिति है तो आपको ध्यान रखना है, आपको अगले 10 दिनों के अंदर और अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने बीपीएससी फ्रेंड्स के साथ, और उसी के साथ साथ आप जो है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 6, क्योंकि समय है कम। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और इसको उत्तर देने का आप यहाँ पर प्रयास करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है आपसे, इसको आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी भी जो है आपको इसी प्रकार से कंफ्यूज करेगा। इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कौन सा इसमें से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं है, वो पूछ रहे हैं आपसे। इनसोम्निया और हाइपरसोम्निया, इंक्रीज्ड एपेटाइट, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, डी या फिर ई। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी का लक्षण नहीं है? अनिद्रा या हाइपरसोम्निया, भूख में वृद्धि, बेकार होने की भावना, और डी और ई तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल का सही आंसर क्या है? सवाल का सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड एपेटाइट। ठीक है, जो डिप्रेशन में है वो खाने की इच्छा कैसे कर सकता है? भूख में वृद्धि, ये कैसे हो सकती है उसकी? ये होगा उसके साथ कि इंसोम्निया है, नींद बहुत आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हो सकती है फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बहुत बेकार हूं। बेकार होने की भावना जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर घेर सकती है। ठीक है, भूख नहीं बढ़ेगी किसी भी सिनेरियो में, तो ये जो है नॉट अ सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपके डीएसएम में, ये इसमें भोजन की जो बात है ये यहाँ पर सरासर रूप से गलत है। ठीक है, तो अगर आपने बी मार्क किया है तो अपने आप को 1 नंबर देंगे, और नहीं किया है तो अपने आप को 0 नंबर देंगे। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को पढ़ें और यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बिफोर हायर साइकोलॉजिकल नीड्स। पहले जो है अपनी शारीरिक क्षमताओं की पूर्ति करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर मानसिक आवश्यकताओं की यहाँ पर पूर्ति करेंगे। ऐसा कौन सा हायरार्की ऑफ नीड्स का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन सामने है आपके पास, तो ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस सवाल को करने के लिए हमारे हिसाब से। अब्राहम मास्लो, एरिक एरिक्सन, बीएफ स्किनर। तो आपको ये तो मालूम है कि ये कौन है, ये व्यवहारवादी है। इन्होंने दिया है आपको यहाँ पर कौन सा, आपको दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। और ये जो बात करते हैं थ्योरी मतलब, और ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं आपकी यहाँ पर नीड्स ऑफ हायरार्की के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पे, सवाल आपका वहां से है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, अब्राहम मास्लो। ठीक है, बी और सी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होंगे। ये बात किसकी करते हैं, बात करते हैं आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ये था आपका सवाल नंबर 7। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विच स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द एज रेंज ऑफ 3 to 6 ईयर्स। 3 से 6 वाली अवस्था में क्या होता है, कौन सी स्टेज आती है? ओरल, एनल, फेलिक, या फिर डी और ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई भी आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको, कि 3 से 6 वर्ष में कौन सा आपका जो है, कौन सी स्टेज में आप होते हैं। फ्रॉइड के विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा के दौरान कौन सी अवस्था होती है, उसको यहाँ बताना है आपको, उसको यहाँ पर बताने का प्रयास करें। मौखिक अवस्था, गुदावस्था, लिंग अवस्था, या फिर आपकी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर है आपकी यहाँ पर एनल स्टेज जो है आपकी यहाँ पर वो आपको देखने मिलती है। गुदा अवस्था जो है आपको यहाँ पर देखने मिलती है। इसके पहले जो आती है वो कौन सी है? वो है आपकी ओरल अवस्था, फिर आती है आपकी एनल, फिर आती है कौन सी आपकी फेलिक अवस्था आती है, फिर आती है आपकी OAPL, फिर आपकी आती है लेटेंसी अवस्था, और फिर आती है आपकी यहाँ पर अंत में जेनाइटल। ये निम्नलिखित ध्यान रखेंगे OAPLG। इस प्रकार से आपको जमाने को भी दे देगा कि आपसे पूछेगा कि जी हमको बताइए ये पहले आती है कि ये पहले आती है कि ये पहले आती है कि ये पहले आती है, ये पहले आती है। TRE 1.0 के अंदर इस प्रकार से सवाल भी उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, इसको आंसर देने का आप यहाँ पर प्रयास करें। ये है आपका यहाँ पर सवाल नंबर 9। डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, डी या फिर ई। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से मूड विनियमन से जुड़ा है और अक्सर अवसाद में शामिल होता है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, या फिर कौन सा होता है? सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर?
आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सेरोटोनिन जो है यहाँ पर वो आपका सही आंसर होता है। डोपामीन आपका जो है प्लेजर पे काम करेगा और एसिटिल कोलिन है आपको जो है सीएनएस में देखने मिलता है, ठीक है। और जो है अपटेक वगैरह की प्रोसीजर इसी के साथ यहाँ पर होती है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 10 के ऊपर। सवाल नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि हु प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी which emphasizes the role of observational learning, imitation and modeling in human behavior। इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें, किसने बताया है इसके बारे में? अल्बर्ट बंडूरा, इवान पावलो और जॉन वाटसन। बड़ा ही आसान सवाल है यहाँ पर, आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, इतना में ही सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी की बात किसने बताई है आपको? केवल और केवल आपको अल्बर्ट बंडूरा ने बताई है, बाकी किसी ने नहीं बताई है इन दोनों में से, ठीक है। इवान पावलो ने बताई थी आपको किसके बारे में? आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। एंड जॉन वाटसन ने क्या किया था, वहां पे बताया था आपको एक्सपेरिमेंट करके कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम डरा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। कंडीशनिंग कर देंगे उसकी। और इनकी जो थ्योरी थी किस पे बेस्ड थी? इनके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी, यहाँ से उन्होंने सीख ली। लेकिन यहाँ पे जो सोशल लर्निंग की बात हो रही है वो कौन करते हैं? वो करते हैं आपके एल्बर्ट बंडूरा। और इसी के अंदर आपको पहले बताया हुआ है, पिछली बार के मॉक टेस्ट में हमने सवाल डाला था और वो आपको 2.0 के अंदर भी देखने को मिला। ये बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं आपके रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के बारे में, यानी कि पारिस्थितिक नियति की बात के बारे में ये बात करते हैं एल्बर्ट बंडूरा। इसको आप ध्यान रखेंगे, अगेन आपसे रिपीट कर सकते हैं, पीवाईक्यू आपसे वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 11 के ऊपर, जो आपसे पूछ रहा है क्या? Which of the following perspectives in psychology focuses on how behavior is influenced by unconscious drives and conflicts, ठीक है। अनकॉन्शियस ड्राइव और कॉन्फ्लिक्ट से कौन अभिभूत होता है? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव, ह्यूमरिस्टिक या फिर डी या फिर ई? क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ देने का प्रयास करें। मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यवहार अचेतन प्रेरणाओं और संघर्षों से कैसे प्रभावित होता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान, डी या फिर ई? सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर? सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। व्यवहारवाद जो है आपका वो बात करता है किसके बारे में? वो बात करता है आपके उद्दीपक के बारे में और आपकी अनुक्रिया के बारे में। संज्ञानात्मक वाले बात करते हैं आपके विचार, आपके थॉट, आपके कॉग्निशन के बारे में। मानवतावादी बात करते हैं आपकी मुक्त इच्छा के बारे में, फ्री विल के बारे में, और आप जो है क्या कर सकते हैं, हायर ऑर्डर तक आप अचीव कर सकते हैं चीजों को, सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हैं स्वयं को, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अचेतन प्रेरणाओं और संघर्षों से कौन बात करता है? वो बात करते हैं आपके यहाँ पर साइकोडायनेमिक या साइको एनालिसिस वाली यहाँ पर अप्रोच, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 12 के ऊपर। सवाल नंबर 12 अगेन आसान सा सवाल है। द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया है आपको? सामाजिक संज्ञानात्मक असंगति की धारणा जो है आपको, या संज्ञानात्मक विसंगतता के बारे में किसने बताया है? लियोन फेस्टिंगर, जीन पियागेट, लॉरेंस कोलबर्ग। किसने बताया आपको यहाँ पर? बट ऑब्वियस बात है 1957 लियोन फेस्टिंगर ने आपको बताया है यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। जीन पियागेट नहीं है, लॉरेंस कोलबर्ग भी नहीं। कोलबर्ग ने क्या बताया है आपको? यहाँ पर बताया है आपको मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नैतिक विकास के बारे में किसने बताया है आपको? नैतिक विकास के बारे में आपको बताया है यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने। और जीन पियागेट ने आपको किसके बारे में बताया है? आपको बताया है आपके संज्ञानात्मक विकास के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात होगी तो आपको बात करेंगे जीन पियागेट, मॉरल डेवलपमेंट की बात होगी तब क्या करेंगे आप यहाँ पर? लॉरेंस कोलबर्ग। सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, जीन पियागेट यहाँ पर, सॉरी लियोन फेस्टिंगर यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्या है। अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग बोला था आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसीजंस बेस्ड ऑन ओबेइंग अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स? कौन सा होता है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या फिर पोस्ट कन्वेंशनल? कौन सा होगा यहाँ पर? इसको आपने यहाँ पर ट्राई करना है आंसर देने का। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क का कौन सा स्तर अधिकार का पालन करने और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप निर्णय लेने की विशेषता रखता है? पूर्व परंपरागत, पारंपरिक, उत्तर परंपरागत? कौन सा होता है यहाँ पर? उसको ट्राई करना है आंसर देने का। ये हम कब करते हैं? करते हैं हम अपनी कन्वेंशनल लेवल के ऊपर, पारंपरिक स्तर के ऊपर हम इसको करते हैं। सवाल नंबर 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगर आपने बी मार्क किया तो सही है, नहीं किया तो आपका उत्तर गलत है, 0 मार्क करेंगे। अगला देखिए, अगला कंसेप्ट यहाँ पर अगेन आ रहा है। पूछा है आपसे द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी के बारे में, किसने बताया है? रिफरिंग टू वंस बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स और टास्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल रॉजर्स, बिल्कुल सही। अब्राहम मास्लो, बिल्कुल सही। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बिल्कुल सही। मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई, नन ऑफ द अबव? ठीक है, क्या होगा आंसर? उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 14 का, ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं। आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट लक्ष्यों या कार्य को प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास को संदर्भित करती है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मास्लो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं?
क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का ट्राई करें। देखिए जरा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर सवाल नंबर 14 को ए बी सी क्या होगा सही आंसर, डी या फिर ई। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी के बारे में आपको किसने बताया है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं सवाल के अंदर। ऑप्शंस क्या क्या है, कार्ल रॉजर्स है आपके पास, अब्राहम मास्लो है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है यहाँ पर। और यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है। 14 का सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 का ई। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सवाल आने की संभावना है ये वाली। अगला देखिए, विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये तो बनना चाहिए आपसे, कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार कई अलग अलग चीजों के बारे में लगातार और अत्यधिक चिंता की विशेषता है। जनरलाइज्ड बाइपोलर ऑब्सेसिव कंपल्सिव। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकृत चिंता विकार। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के इस फ्री मॉक टेस्ट के आपके सवाल। आई होप आपने सवाल लगाए होंगे, आपके अधिकतर सवाल जो है सही हुए होंगे, कुछ गलत हुए होंगे। तो वहां पर क्या करें, वहां पर आप सुधार कार्य करने का प्रयास करें ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर 3.0 के अंदर आप जो यहाँ पर है गलती ना करें। ध्यान रखें 3.0 में आपको मौका मिला है, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें, आगे आपके लिए राह जो है बहुत कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो ट्राई करें इसी बार में जो है आप यहाँ पर पास करने का इस एग्जाम को। बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाद में आप पास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता ना करें। आप अभी आपके पास समय है 10 दिन का, इन 10 दिनों में आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से करें, जो पीवाईक्यूज है उसको अच्छे से लगाएं। अगर आपके पास मॉक टेस्ट की एक्सेस है तो उन मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाएं, तो सॉल्व वीडियोस है उनको अच्छे से करें और आपको यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा आपको पास करने से। लेकिन ये सब करना होगा आपको अगले 10 दिन निरंतर कंटिन्यू